हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में एंड मेरा नाम है श्रद्धा राय चंद्रा एंड मैं एक फियर रिकवरी कोच हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादातर हेल्पफुल रहेगा जो सोचते हैं कि मेरी तो 5 साल की ओसीडी है, 6 साल की ओसीडी है, 10 साल की ओसीडी है, 15 साल की ओसीडी है, तो कैसे ठीक होगी? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इतने सारे जगह जाके हम घूम के आ चुके हैं। डॉक्टर्स ने तो मेरे को बोल दिया ज़िंदगी भर दवाई चलती रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ देयर इज़ डेफिनेटली अ होप। ये 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने अपने पेशेंट जिनको 15 साल से कंटैमिनेशन रिलेटेड ओसीडी था, उनको हेल्प करा है बाहर निकलने में। तो आप भी इन 5 चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो, समझ सकते हो एंड अपनी ज़िंदगी को ओसीडी मुक्त बना सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड जैसे कि आयुष सर ने एक नया रिचुअल बनाया है, मैं भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगी। अगर आपका कमेंट इस वीडियो के 20 मिनट्स के अंदर आता है तो डेफिनेटली आई विल पर्सनली कमेंट एंड रिप्लाई टू योर कमेंट। तो अगर आप कमेंट करना चाहते हो, कुछ डाउट है, क्वेरीज आप पूछना चाहते हो मेरे से डायरेक्टली, तो डेफिनेटली 20 मिनट्स के अंदर जल्द से जल्द कमेंट करिए ताकि मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। क्योंकि सारे चीज़ों का, सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पॉसिबल नहीं रहता है। तो डेफिनेटली वो 20 मिनट्स आपके पास है, आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चीज जो आपको समझना है, आपको ये डिफरेंशिएट करना है दिमाग में कि नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल और एक्सेसिव हैंड वॉशिंग या साफ सफाई। या अगर हम नॉर्मल एंड रिचुअलिस्टिक एक्सेसिव साफ सफाई में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं अपने दिमाग में, तो डेफिनेटली अगर हम एक्सपोजर या फिर आगे बढ़ने के लिए उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग कंफ्यूज ही होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी बिहेवियर हटाना है और क्यों हटाना है। तो पहली बात हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंस क्या है। जैसे नॉर्मल हैंड वॉशिंग में आपको अर्ज फील नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, डर या घबराहट फील नहीं होगा एंड अगर आप नहीं भी करोगे तो फिर भी चलेगा। बट अगर आपको रिचुअलिस्टिक हैंड वॉशिंग हो रही है तो वो सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं आ जाता है, मन जब तक मान नहीं जाता है, तब तक आप रुक नहीं पाते हो। तो दैट डिफरेंस यू नीड टू ग्रेजुअली अंडरस्टैंड एंड असेस योरसेल्फ एंड फिगर इट आउट। जो सेकंड चीज आपको समझना है वो ये समझना है कि ज्यादातर केसेस में जब ओसीडी वॉरियर्स हमारे पास क्रॉनिक ओसीडी के साथ आते हैं, वो असल में कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है, कि हाथ कैसे धोना है। ये काफी अटपटा सा है, बट जिनको प्रॉब्लम हाथ धोने की, एक्सेसिव हैंड वॉशिंग की है, उनको समझ आएगा कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब उनका 5 मिनट 10 मिनट हो गया है, कब उनका 10 मिनट आधा घंटा हो गया है, कब उनका आधा घंटा 1 घंटा हो गया है। तो बेसिकली टाइम का कोई सेंस नहीं रह पाता है। आप जाते हो, आपको समझ है कि अरे यार 2 मिनट में वापस आना है, बट आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ से कहाँ आप वो लूप में फंस गए हो। तो इस चीज को हटाने के लिए, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे 2 महीने पहले, उनको ये दिक्कत थी कि वो जाते थे हैंड वॉशिंग के लिए, कि उनको पता था कि हाँ मैं हैंड वॉश करके आऊंगा, बट उनको पता ही नहीं चलता था कब वो 2 मिनट के लिए गए थे कि हैंड वॉशिंग करके आता हूँ। 10 मिनट बाद उनके मदर आके उनको बुला के जा रहे हैं कि अरे यार तुम 10 मिनट से आए ही नहीं, खाना ठंडा हो रहा है। तो ये दिक्कत को हमने इस तरीके से सॉल्व करा बाय अ बडी सिस्टम। बडी सिस्टम क्या होता है कि आप किसी भी सपोर्टिव इंसान के साथ, चाहे मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी एक सपोर्टिव इंसान के साथ आप वो चीज रीलर्न कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, ओसीडी इतने टाइम होने के बाद वो दिमाग में ऑटोमेटिक बिहेवियर की तरह सेट हो जाता है एंड हेंस डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है फॉर पीपल कि मैं कब एक्सेस बिहेवियर कर रहा हूँ। तो लर्निंग दैट बिहेवियर अगेन एज अ न्यू बिहेवियर कि हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं। हैंड वॉशिंग नॉर्मल इंसान जो मेरे मम्मी है जिनको ओसीडी नहीं है, या पापा है, या भाई है, बहन है जिनको ओसीडी नहीं है, वो किस तरीके से करेंगे। अगर वो घर वाले आपके साथ खड़े होके खुद सेम टाइम साइमल्टेनियसली भी कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप उनके साथ हैंड वॉशिंग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए। जैसे बचपन में हम साइकिल भी प्रैक्टिस करते थे देख देख के, या फिर आप ये सोच लो कि भाई को जैसे देख के आप कपड़े पहनना सीखते हो, या फिर किसी आपके सिस्टर को देख के आप तैयार होना सीखते हो। तो बेसिकली कोई भी नए बिहेवियर को सीखने का एक तरीके को अडेप्ट करना होगा, क्योंकि दिमाग भूल ही गया है आपका कि कैसे तरीके से आप
पुराने बिना ओसीडी के वे में हाथ धोते थे या साफ करते थे। तो रीलर्न दोस थिंग यूजिंग द बडी सिस्टम। जो थर्ड चीज मिस्टेक बहुत सारे ओसीडी वॉरियर्स करते हैं जिसके कारण उनकी ओसीडी ठीक ही नहीं हो पाती, यू डायरेक्टली गो टू द साइकियाट्रिस्ट या मेडिकेशंस के लिए आप डायरेक्टली चले जाते हो। देखो, मेडिकेशंस आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा अगर आप सफर कर रहे हो काफी टाइम से एंड मेडिकेशंस ले रहे हो। मेडिकेशंस आपके बिहेवियर्स को हेल्प नहीं करते हैं उसको रिड्यूस करने में, ना आपके थॉट्स को रिड्यूस करते हैं, बस आपके दिमाग को नम कर देते हैं। तो एंजाइटी आपको उतना फील नहीं होता, बट आप फिर भी कंपल्शंस कर रहे होते हो, फिर भी आप अपने लाइफ में उतनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाते हो बिकॉज ओसीडी स्टिल एग्जिस्ट। ओसीडी ठीक नहीं हुआ है, बस एक दफन हो गया है एक कोने में। आप ये समझ लो कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको बिहेवियरली चीजों को ठीक करना पड़ेगा, आपको मेंटली चीजों को ठीक करना पड़ेगा, थॉट वाइज आपको इमोशनली भी वर्क अपॉन करनी पड़ेगी अपनी चीजों पे। एंड ये तीनों चीजें पॉसिबल कब है? साइकोथेरेपी से, थेरेपिस्ट के हेल्प से, साइकोलॉजिस्ट के हेल्प से। जैसे मेरे एक पेशेंट थे 15 इयर्स जिनकी बात मैं कर रही हूँ आपके साथ, वो खुद मेडिकल प्रोफेशनल थे एंड सबसे पहली चीज उन्होंने यही करी कि दवाइयां शुरू कर दी एंड उन्होंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत टाइम बीत गया, उनकी इलनेस काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर जब आप देखते हो ना, आपने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया होता है एंड आपको खुद भी उस चीज का गिल्ट होता है, तकलीफें भी बढ़ जाती हैं, बच्चे हो गए हैं, आप जॉब में नहीं जा पा रहे हो, बच्चे को ठीक से नहीं देख पा रहे हो, हस्बैंड के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, वाइफ के साथ रिश्ता खराब हो रहा है। तो देखो, एक दिक्कत थी पहले, बट ओसीडी को ठीक वे में ट्रीट ना करने के कारण वो एक दिक्कत मल्टीपल प्रॉब्लम्स में रिजल्ट करती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको एक्सेसिव हैंड वॉशिंग की दिक्कत है, आपको 10 से 20 मिनट लगता है। अब आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, 10-20 मिनट क्या हो जाता है। धीरे धीरे करके स्टूडेंट लाइफ खत्म होगा, आपको वर्क पे जाना पड़ेगा, आपको इंटरव्यूज की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। एंड जब वर्क में नौकरी लग जाएगी आपको, वहां पे आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस में कलीग्स के साथ कहीं बाहर जाना होगा, फिर और जिंदगी में आगे आपको रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करनी होगी, रोमांटिक रिलेशनशिप्स आएंगी, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, अगर लड़के हो, लड़की भी है आजकल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन करती है। तो ये सारी चीजें जो है, आप 20 मिनट हाथ धोते धोते कैसे निभाओगे, आप ये खुद सोचो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट 20 मिनट्स, आपको ये सोचना पड़ेगा ये 20 मिनट्स 30 मिनट्स बनेंगे, 30 से 1 घंटा बनेगा, 1 से 2 घंटा बनेगा, एंड ये बढ़ता ही जाएगा अनलेस एंड अनटिल you treat it, unless and until you do the right structured way approach to help yourself get out of OCD behaviors. जो फोर्थ चीज होती है, ये चीज आप ध्यान से सुनना, फोर्थ चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैंने अपने पेशेंट को जो 2 महीने पहले आए थे उनको बताया, क्योंकि कभी कभी ओसीडी वॉरियर्स को ऐसा लगता है कि मैम मुझे पता नहीं चला कब मैंने कर दिया, आई डोंट नो कंपल्शंस कब हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि कब ऑटोमेटिकली आउट ऑफ ब्लू वो चीज सिचुएशन आ गई एंड मैं फंस गया वहां पे। तो आप कहीं आउट ऑफ ब्लू फंसने से अच्छा है वी नीड टू प्री प्लान आवर सिचुएशन। हमें ओसीडी से 10 कदम आगे की सोच रखनी पड़ेगी एंड दैट इज हाउ आई हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दिस इशू। कि हमने सारे ट्रिगर पॉइंट, सारे जो उनके जहां जहां पे वो ओसीडी ओवरटेक करता था उनके लाइफ में, चाहे वो बाथरूम में हो, चाहे वो हैंड वॉशिंग के टाइम हो, चाहे वो पीरियड्स के टाइम हो, चाहे वो बाहर जाते टाइम हो, चाहे वो ऑफिस में बैठे हुए किसी कलीग ने कुछ टच कर लिया उनके टेबल पे उस टाइम हो, तो हमने वो सारे ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बनाया ताकि एंटिसिपेट हम दिमाग को कर सके। ठीक है, देखो आप बोल सकते हो कि लाइक यू नो व्हाट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन डू द एक्सपोजर, एंड मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है एक्सपोजर से। एक्सपोजर से पहले बहुत चीजें करनी होती है एंड वन ऑफ देम इज बेसिकली हैविंग दैट विजुअलाइजेशन एंड हैविंग दैट एंटिसिपेशन कि ऐसा ऐसा करके स्टेप्स होगा। सो बेसिकली क्या करना है आपने, जो मैंने उनको समझाया मैं आपको वही चीज समझा रही हूँ ताकि आप अगर कोशिश करना चाहते हो आप कोशिश कर सकते हो। आप पहले ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, जो सिचुएशंस में आप कंपल्शंस करते हो उन चीजों को, मतलब बाय डिटेल, बाय पॉइंट, बाय मिनट
आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पे आपसे स्लिप होता है, कहाँ कहाँ पे आप कंपल्शंस करते हो, कहाँ कहाँ पे ओसीडी टेक्स ओवर योर थॉट प्रोसेस। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक चीज को ना री इमेजिन करो विदाउट डूइंग द कंपल्शंस। कि जैसे फॉर इंस्टेंस आपको हाथ हैंड वॉश करना है विदाउट डूइंग द कंपल्शंस, तो आप विद कंपल्शंस कैसे करते हो, पहले उस चीज को इमेजिन करो, उस सिचुएशन को इमेजिन करो, क्या क्या चीजें आपको लगती है, कैसा एहसास आपको होता है, वो चीजों को इमेजिन करो। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप री इमेजिन करो कि अच्छा ठीक है, अगर मैं कंपल्शंस नहीं करूं तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं कैसे हाथ धोऊंगा। अगर आप ये भी नहीं सोच पा रहे हो तो ये सोचो कि अगर मेरे मम्मी को, जिनको ओसीडी नहीं है, उनको यही सेम चीज करना हो तो वो कैसे करेंगे। या फिर मेरे दोस्त को अगर करना हो जिसको ओसीडी नहीं है तो वो कैसे करेगा। तो बेसिकली आपको दिमाग को ना एक 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 इंफॉर्मेशन देना है, एक डेटा पॉइंट देना है कि यू नो व्हाट ब्रेन फंक्शन, सोचे समझे और वो इस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि आगे जाके ना ऐसे करना है, आगे जाके ना वैसे करना है। तो बेसिकली यू आर जस्ट गिविंग योर ब्रेन प्रिपरेशन। आप प्रिपेयर कर रहे हो ब्रेन को कि ऐसे करेंगे, इस टाइम पे ऐसे होगा, तो दिमाग ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगा। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम टेस्ट सीरीज देते हैं ना, आप अगर स्टूडेंट हो तो रिलेट कर सकते हो कि कोई बड़े एग्जाम से पहले बहुत सारे टेस्ट सीरीज देना होता है ना, कि मॉक टेस्ट समझ लो या मॉक एग्जाम समझ लो, ये मॉक एग्जाम्स के तरह ही है। तो ये करने से आपका दिमाग प्रिपेयर होता है फॉर दैट अल्टीमेट टाइम व्हेन दैट सिचुएशन हैपेंस, ताकि आपको वो एंटिसिपेशन रहे कि वो चीज आने वाली है, तो उसकी जो शौक है, उसकी जो एंजाइटी है, वो कम से कम आपको महसूस हो, जिसके कारण आपको फियर भी कम होगा, तो आपको कंपल्शन करने का मन भी कम होगा। थिंक अबाउट इट। अगर आपको फियर ना हो तो क्या आप कंपल्शन करोगे, या फिर अगर एंजाइटी ना हो तो क्या आप कंपल्शन करोगे। आई थिंक आंसर ना है। तो मूव करते हैं फिफ्थ चीज पे, एंड पांचवी चीज है जो मिस्टेक बहुत सारे एंड ऑलमोस्ट 99% लोग करते हैं, अवॉइडिंग फियर्स एंड डिस्कम्फर्ट। ओसीडी में ये नंबर वन, अगर मैं कहना चाहूँ, ये नंबर वन मिस्टेक हो सकता है आपकी ओसीडी को बनाए रखने में। जो चीज आपको अनकंफर्टेबल लगती है, जो चीजों से आपको डर लगता है, बट द ओनली वे आउट इज थ्रू। आपको अगर कोई चीज को फेस करना है, कोई चीज से आगे बढ़ना है, तो आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। एंड वो किस तरीके से करना है वो निर्भर करता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से। ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे को शेर से डर है, मैं जाके जंगल में शेर के सामने ही खड़ी हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके हमें वो करेज डेवलप करनी पड़ती है, माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है। धीरे धीरे करके आपको वो कंफर्ट बढ़ाना पड़ता है अपना। ऐसा नहीं होता कि आप जिस तरीके, एंड सेम वे में ओसीडी भी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप में पहले दिन से आप 1 घंटे बाथरूम यूज कर रहे थे, नहीं, वो धीरे धीरे करके बढ़ा है। 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, फिर 1 घंटा हुआ शायद। वैसे ही करके हमें धीरे धीरे करके चीजें कम भी करनी है, एंड जो चीजें फेस हम नहीं करते हैं उन चीजों को भी फेस करना है। तो ये रही वो 5 टेक्निक्स जो मैंने यूज करा फॉर chronic related OCDs, especially contamination related OCD, to help them get a OCD free life। एंड ये चीजें हम हिट प्रोटोकॉल में भी कवर करते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली कमेंट करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।